हेलो दोस्तों, मैं चंद्र गोयल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा वो है प्राचीन भारत। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन भारतों को 3 भागों में बांटा गया है और हमारी जो भारत की जो सभ्यता है उनको अलग अलग रूप से बांटा गया है। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन, वो रहेगा प्राचीन भारत में। जैसे कि आपको पता है, प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले प्राचीन इतिहास में जाना पड़ता है और इतिहास हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतिहास के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि हमारी प्राचीन भारत की शुरुआत कहां से और कब तक हुई है। तो सबसे पहले अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो यहाँ पे प्राचीन भारत को 3 भागों में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, उस टाइप से बांटा गया है। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। जैसे कि आपको पता होगा, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल होता क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल होता क्या है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल को अगर हम सामान्य रूप से बताएं आप लोगों को, तो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जहां पर सिर्फ साक्ष्य पाए गए हैं, उनका कोई लिखित विवरण नहीं दिया गया है। हमारे इतिहासकारों ने उसका कोई लिखित विवरण नहीं दिया गया है, उसके मात्र क्या पाए गए हैं, साक्ष्य पाए गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप साक्ष्य होता क्या है। साक्ष्य में ऐसी चीजें पाए गए हैं जिनका कोई लिखित विवरण नहीं है, सिर्फ उनके क्या पाए गए वहां पे कुछ साक्ष्य हैं और उनके कुछ विवरण पाए गए हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे इसमें कई मूर्तियां पाई गई हैं, कई बहुत ढेर सारे गुफाएं पाई गए हैं। तो उनका कोई लिखित विवरण नहीं था, तो उनको प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में क्या किया गया था, रखा गया था दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जहां पे साक्ष्य भी पाए गए हैं और उनका लिखित विवरण भी दिया गया है। यानी कि साक्ष्य के साथ साथ जो लिखित विवरण दिया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जहां पे लिखित विवरण भी हो और उनके साक्ष्य भी हो, और जहां पे हमारे राजा महाराजाओं की या धर्मों की अगर बात करें, उनका सारा जो विवरण पाया गया है, उसको हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा। एक तो मैंने आपको प्राचीन भारत की आद्य ऐतिहासिक काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल बता दिए। अब मध्य इतिहास की बात करें तो मध्य इतिहास की जो शुरुआत हुई है, मध्य इतिहास की शुरुआत भारत में मुस्लिमों के आक्रमणों से हुई है। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में पहला जो मुस्लिम था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर पहली बार क्या किया था, आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। 712 में जब उसने भारत पर आक्रमण किया, उसका मुख्य उद्देश्य था अपने धर्म का प्रचार करना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप सी के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आया था, क्या वो सिर्फ धर्म प्रचार करने के लिए आया था। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराता हूं कि पहले तो बात ये कि वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, लेकिन जब वो भारत पर, जब उसने आक्रमण किया और जब वो भारत में आया, तो भारत की संपत्ति को देखकर वो बहुत ज्यादा चकित हो गया था और यहाँ से कुछ संपत्ति वो लूट के ले गया दोस्तों। तो उसके बाद 712 के बाद, यानी कि हमारे भारत में मध्य भारत की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और 712 से हम कंटिन्यू 1600 ईस्वी तक हम कंटिन्यू क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मुस्लिमों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि गुलाम वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, मुगल वंश हो गया, ये जितने भी वंश आए थे हमारे, ये सब मध्य भारत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई थी वो 1600 ईस्वी से हुई थी। अब 1600 ईस्वी से क्यों हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को पहला जो अंग्रेज था वो भारत पर आता है और भारत में आने के बाद वो अपनी कंपनी खोलता है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसको धीरे धीरे डेवलप करते हुए एक समय ऐसा आता है कि भारत को अपने और पूरी रूप से क्या कर देता है, वो गुलाम कर देता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लोकतंत्र भारत की। तो लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो कब होती है? जब भारत आजाद हो जाता है। और भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और 1947 के बाद हम लोकतंत्र भारत की क्या करते हैं, यहाँ पे नींव रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये थी भारत की कंडीशन और भारत की जो प्राचीन भारत के इतिहास की। अब यहाँ पे सिर्फ हम बात करें यहाँ पे प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत की जो शुरुआत हुई है दोस्तों, ये रखते हैं हम यहाँ पे सिंधु सभ्यता को। और सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत हुई है वो उसका जो समय काल माना गया है 2500 ईसा पूर्व से लगभग 1700 ईसा पूर्व के बीच में माना गया। और उनकी सारी जो भी गाथाएं हैं या जो भी उनकी विवरणता है, वो उनके उस समय काल के बीच में दिया गया है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता जब खंडन हो जाता है, यानी कि कुछ वहां पे कोई आपदा आ जाती है और आपदा आने की किस रीजन से सिंधु सभ्यता पूरी रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1700 से
1500 के बीच में यहाँ पे कोई लिखित विवरण नहीं दिया गया, ना उसका कोई आचरण रखा गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे 1500 से, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक सभ्यता की क्या होती है, शुरुआत होती है। और उसके बारे में बताया जाता है कि वैदिक सभ्यता कैसे चली हमारे भारत में और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या था, वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल रूप से क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। और उसके बाद फिर वैदिक के बाद हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर वैदिक काल के साथ साथ हम उत्तर वैदिक काल को कैसे समझे, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ऐसा खास क्या था। तो यहाँ पे मैं आपको दो यहाँ पे कंडीशन बताऊंगा कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में सबसे स्वच्छ और सबसे सभ्य आचरण माना गया दोस्तों। उसमें बहुत सारी चीजें हमारी क्या कहते हैं अच्छी बताई गई है। जैसे आपको पता होगा वेदों का जो क्या कहते हैं शुरुआत हो रखा है वो वैदिक काल से हुआ है। और ठीक जो उत्तर वैदिक काल था उसका रीजन क्या था, उसका ठीक अपोजिट, यानी कि जो बेटर रूप से जो वैदिक काल चल रहा था और उसका ठीक उल्टा किसमें चल रहा था, उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे महिलाओं को बहुत घृणात्मक को रखा, मतलब आत्मक रखा गया है। अब इसमें क्या किया है दोस्तों ये बताता हूं मैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में क्या चल रहा था, वैदिक काल में हमारे सभी चीजों को समान रूप से लेके चल रहे थे और समान चीजों के बारे में बता रहे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल कहता है कि नहीं भैया, आप उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को या अदर जो भी चीज मतलब जो भी उसमें सभ्य है सभ्यताएं हैं उनको अलग अलग रूप से क्या किया गया, इसमें रखा गया। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता एक सही आचरण के अकॉर्डिंग चला और उत्तर वैदिक काल उसके ठीक अपोजिट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो चलता रहा। तो उत्तर वैदिक का जो समय काल था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में चलता रहा दोस्तों। और 600 के बाद फिर हमारे इसमें अलग अलग रूप से मतलब धर्म आते हैं और धर्म की शुरुआत हो जाती है। तो ये था हमारा एक प्राचीन भारत का एक थोड़ा सा टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे पूरी रूप से क्लियर करा दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरा प्राचीन भारत यानी कि जो सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, उत्तर वैदिक सभ्यता है, इन तीनों की मैं जो आपको जो टॉपिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी रूप से क्लियर कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर अधिक आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी साइट में जा सकते हैं www.pathshalapithoragarh.com। तो दोस्तों मैं वहां पे भी आपको अच्छे से अच्छे नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा और साथ में अच्छी अच्छी जो भी हमारी जो टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए लेके चलूंगा। तो अधिक जानकारी के लिए देखते रहिएगा हमारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।